अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज सेटअप पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी के इस दौर में आपने अनेकों ऐसे समाचार सुने होंगे जिसमें किसी व्यक्ति की अगर वायरस से संक्रमित होने के बाद मृत्यु हो गई है तो उसकी पार्थिव देह को उसके घर वाले ही हाथ नहीं लगाते हैं या कोई भी हाथ नहीं लगाता है, क्योंकि उनको डर होता है कि हम भी संक्रमित हो जाएंगे। और ऐसे में या तो पुलिस वाले या फिर कोई सामाजिक कार्यकर्ता आगे आते हैं और उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं। और कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, अगर किसी की कोरोना से संक्रमित होने के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसको पूरा पैक कर दिया जाता है और उसका पार्थिव देह उसके बाद उसके परिजनों को सौंपा जाता है। और उस जो पार्थिव देह को जो पैक कर दिया जाता है उसको खोला नहीं जा सकता है। अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के धुले में एक अस्पताल की शर्मसार कर देने वाली घटना। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, वरना किसी को विश्वास नहीं होता। अस्पताल के कर्मचारियों ने एक व्यक्ति जिसकी कोरोना वायरस से संक्रमित होने का मृत्यु हो गई थी उसको प्रोटोकॉल्स के हिसाब से पैक कर दिया गया बैग में। लेकिन अब आप देखिए कि जब इन कर्मचारियों को पता चला कि मरने वाले व्यक्ति की जेब में रुपए थे, ये उस पैकेट को खोलते हैं, उस व्यक्ति की जेब से रुपए निकालते हैं और अपनी जेब में डाल लेते हैं। शर्मसार कर देने वाली घटना है। मरे हुए व्यक्ति की जेब काटी है इन अस्पताल के कर्मचारियों ने और पुलिस ने कहा है कि मामले का संज्ञान लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट को विस्तार से, सबसे पहले ही दिखाएंगे क्योंकि बहुत चौंका देने वाली घटना हुई है। इसके साथ ही बताएंगे आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो कोरोना की दूसरी लहर आई है जब से, तब से मंत्रिपरिषद की पहली बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं, अपने मंत्रियों को क्या निर्देश दिए हैं, वो आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आपको संक्षिप्त में ये बता दें, उन्होंने मंत्रियों को कहा है कि जनता के संपर्क में रहें, उनकी राय लें, उनके सुझाव लें, उनकी हर संभव मदद करें। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि मैं ईमानदारी से, जी हाँ, मैं ईमानदारी से भारत की जनता की मदद करना चाहता हूं। और पत्र में उन्होंने क्या क्या बड़ी बातें कही ये भी आपको बताएंगे। और पश्चिम बंगाल में कोरोना का विस्फोट हुआ है। 17,000 से ज्यादा नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, जिसके बाद वहां पर मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। क्या है ये मिनी लॉकडाउन, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन जरा पहले आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के धुले और दिखाते हैं शर्मसार कर देने वाली घटना। कल 29 तारीख के दिन दीपक रमेश पाटिल नाम का एक इसम हमारे यहाँ कंप्लेंट लेके आए थे। उन्होंने कंप्लेंट किया कि उनके एक करीबी दोस्त थे, उनको उन्होंने 27 तारीख को श्री गणेश हॉस्पिटल करके देवपुर में वहाँ पे एडमिट किया था। कोरोना का पेशेंट थे वो, तो उनके पास दाखिल करते हुए 1 लाख रुपए पेशेंट के पास थे। तकरीबन 2 दिन पेशेंट का वहाँ पे उपचार हुआ, उसके बाद उनका डेथ हो गया। तकरीबन 65,000 तक खर्चा पेशेंट को लगा था। 35,000 रुपये पेशेंट के पास बचे थे, जो कि वहाँ के वार्ड बॉय ने निकाल लिए। पेशेंट की बॉडी जो मयत था धनराज माली करके, उनके डेड बॉडी पैक करते समय वहाँ के वार्ड बॉय ने निकाल लिए। ऐसी कंप्लेंट प्राप्त हुई है, तहकीकात कर रहे हैं। कोविड-19 संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रियों से अनुरोध किया कि वे अपने क्षेत्रों में लोगों के संपर्क में रहें, उनकी मदद करें और उनसे स्थिति के बारे में जानकारी लेते रहें। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने स्थानीय स्तर पर मुद्दों की त्वरित पहचान और निस्तारण सुनिश्चित करने की जरूरत पर भी बल दिया। बयान में कहा गया है कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर से पैदा हुई स्थिति पर चर्चा के लिए इस बैठक का डिजिटल तरीके से आयोजन हुआ था। इसमें कहा गया कि महामारी ने सदी में एक बार आने वाले संकट जैसे हालात बना दिए हैं और दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की है। इसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद को अस्पतालों में बिस्तरों, ऑक्सीजन सुविधाओं की संख्या बढ़ाने और ऑक्सीजन व अन्य जरूरी दवाओं की उपलब्धता से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। बयान में बताया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके की मदद के लिए मुफ्त अनाज और जनधन खाता धारकों को आर्थिक सहायता पर भी बैठक के दौरान चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि देश में अब तक 15 करोड़ कोविड रोधी टीके की खुराक लोगों को दी जा चुकी है। बयान के मुताबिक बैठक में इस बात का भी जिक्र किया गया कि देश सफलतापूर्वक 2 टीकों का उत्पादन कर सका है और टीकों के कई और दावेदार मंजूरी के विभिन्न चरणों की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। मंत्रिपरिषद ने कोविड अनुकूल आचरण, मास्क पहनना, दूसरों से 6 फीट की सामाजिक दूरी का पालन करना
और नियमित रूप से हाथ धुलने के महत्व को भी रेखांकित किया। अभी आगे के विशाल कार्य को पूरा करने के लिए समाज की भागीदारी को महत्वपूर्ण पहल के तौर पर रेखांकित करते हुए मंत्रियों ने इस बात पर भरोसा जताया कि देश एकजुट होकर इस महामारी को हराएगा। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बाद यह मंत्रिपरिषद की पहली बैठक थी। बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कोविड-19 प्रबंधन पर एक प्रस्तुति दी। उनके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मनसुख मांडविया ने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों को ऑक्सीजन और दवा की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी। कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों और शीर्ष सरकारी अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें कर चुके हैं। वह दवा उद्योग से जुड़े अग्रणी लोगों, ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं, तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुखों और अन्य गणमान्य लोगों से महामारी से निपटने को लेकर वार्ता कर चुके हैं। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए भारत के साथ सहयोग मजबूत करने और देश में कोविड-19 मामलों में वर्तमान बढ़ोतरी से निपटने के लिए समर्थन और सहायता प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की। सरकारी मीडिया की खबर के अनुसार चीन के राष्ट्रपति चिनफिंग ने मोदी को एक संदेश भेज कर भारत में कोरोना वायरस महामारी पर संवेदना व्यक्त की। राष्ट्रपति शी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को भेजे गए संदेश के अनुसार, मैं भारत में कोविड-19 महामारी की हाल की स्थिति से बहुत चिंतित हूं। चीन की सरकार और लोगों की ओर से तथा अपनी ओर से मैं भारत सरकार और लोगों के प्रति ईमानदारी से सहानुभूति व्यक्त करना चाहूँगा। शी ने कहा, चीनी पक्ष महामारी से लड़ने में भारतीय पक्ष के साथ सहयोग को मजबूत करने और इस संबंध में सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार है। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार के नेतृत्व में भारतीय लोग निश्चित रूप से महामारी पर विजय प्राप्त करेंगे। चीनी राष्ट्रपति ने कहा, मानवता साझा भविष्य वाला समुदाय है। केवल एकजुटता और सहयोग से दुनिया भर के देश महामारी को हरा सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने गुरुवार को वादा किया कि कोविड-19 के खिलाफ जंग में उनका देश भारत की हर संभव मदद करेगा और कहा है कि चीन में बनी महामारी रोधी सामग्री ज़्यादा तेज गति से भारत पहुंचाई जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखे पत्र में वांग ने कहा, चीनी पक्ष भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उनके प्रति संवेदना रखता है और गहरी सहानुभूति प्रकट करता है। उन्होंने पत्र में लिखा, कोरोना वायरस मानवता का साझा दुश्मन है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट और साथ मिलकर इसका मुकाबला करने की जरूरत है। चीनी पक्ष भारत सरकार और वहां के लोगों का महामारी से लड़ाई में समर्थन करता है। वांग ने कहा, चीन में उत्पादित महामारी रोधी वस्तुएं तेजी से भारत में पहुंचाई जा रही हैं ताकि भारत की इस महामारी में मदद की जा सके। राष्ट्रपति शी और विदेश मंत्री वांग का संदेश ऐसे समय आया है जब दोनों देशों की सेनाओं की पूर्वी लद्दाख के बाकी बचे तनाव वाले इलाके से वापसी होनी बाकी है। दोनों देशों की सेना फरवरी में पैंगोंग झील के इलाके से पीछे हटी थी। दोनों पक्ष टकराव वाले बाकी बिंदुओं से सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर वार्ता कर रहे हैं। इस बीच चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने शुक्रवार को मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि चीन ने इस महीने भारत को 26,000 वेंटिलेटर और ऑक्सीजन जनरेटर का निर्यात किया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अप्रैल के बाद से चीन ने 26,000 से अधिक वेंटिलेटर और ऑक्सीजन जनरेटर, 15,000 से अधिक मेडिकल मॉनिटर और लगभग 3800 टन चिकित्सा सामग्री और दवाओं का निर्यात भारत को किया है। उन्होंने कहा कि चीन की प्रासंगिक महामारी रोधी सामग्री और चिकित्सा उपकरण कंपनियां उत्पादन में तेजी लाने के लिए कड़ी मेहनत से काम कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के लिए कार्गो उड़ानें सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। हाल के 2 हफ्तों में चीन से भारत के लिए कई उड़ानें संचालित की गई हैं। उधर पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार को राज्य में सभी शॉपिंग मॉल, ब्यूटी पार्लर, रेस्तरां, बार, खेल परिसर, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक राज्य में फिलहाल हर तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए लोगों को एकत्र होने पर रोक है। बाजार दिन में 2 बार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। आदेश में कहा गया है कि मतगणना से जुड़ी प्रक्रियाएं और जीत की रैली निर्वाचन आयोग के प्रोटोकॉल के अनुसार होंगी। दवा की दुकानें, चिकित्सीय उपकरण, किराना की दुकान और होम डिलीवरी सेवाओं को आदेश से बाहर रखा गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, प्रशासन द्वारा स्थिति की फिर से समीक्षा करने तक पाबंदियां जारी रहेंगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानून की उपयुक्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब जो लोग होम आइसोलेशन में हैं
उनको ये पता नहीं है कि आप जिस कमरे में आप आइसोलेट हैं आपको उससे बाहर कब निकलना है। लोग अपनी मर्जी से तीसरे या चौथे दिन निकल जाते हैं, बाहर बाजार भी जाने लगते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि आप अभी संक्रमित हैं, दूसरे को भी संक्रमित कर सकते हैं। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस बारे में कुछ बताया है। क्या बताया है कि कब तक आपको आइसोलेट रहना है और कब आपको कमरे से बाहर निकलना है अगर आप होम आइसोलेशन में हैं। सुनिए जरा डॉक्टर गुलेरिया। होम आइसोलेशन कब डिसकंटिन्यू करनी चाहिए, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है समझना। और इसको हम कहते हैं व्हेन विल द पेशेंट स्टैंड डिस्चार्ज्ड एंड एंड होम आइसोलेशन। कब हम ये कह सकते हैं कि अब आप अपने कमरे से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए जो हमारी गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि एटलीस्ट 10 डेज हो जाने चाहिए, जिससे आप पहले सिम्टम से और फ्रॉम डेट ऑफ सैम्पलिंग ऑफ एसिम्प्टोमेटिक केस। तो यानी कि अगर आप आज टेस्ट पॉजिटिव हुए, आपको कोई लक्षण नहीं है, तो आपको एटलीस्ट 10 दिन होम आइसोलेशन करने की ज़रूरत है। अगर कोई लक्षण है तो एटलीस्ट 3 दिन ऐसे होने चाहिए इन 10 दिन में, लास्ट 3 डेज, जब आपको कोई फीवर नहीं हुआ और कोई और सिम्टम नहीं है। तो अगर आपको छठे या 7वें दिन के बाद बुखार नहीं हुआ और 10 दिन हो जाते हैं तो आप होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। इसके बाद टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गाइडलाइन इसलिए की डाली गई हैं बेस्ड ऑन साइंटिफिक लिटरेचर, क्योंकि ये देखा गया कि जो माइल्ड केसेस हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, 7वें 8वें दिन के बाद जो वायरस है वो एकदम डेड हो जाता है और उसके चांस ऑफ इन्फेक्शियसनेस इज नॉट देयर, यानी कि वो व्यक्ति और किसी को अब इन्फेक्शन नहीं दे सकता। यदि किसी की मदद करने की इच्छा हो तो अनेकों रास्ते हैं। अब आपको मिलवाते हैं इस ऑटो रिक्शा वाले से। ऑटो रिक्शा वाले ने देखा कि जब एम्बुलेंस लोगों को नहीं मिल रही है और एम्बुलेंस अगर मिल भी रही है तो ऐसी स्थिति हो गई है कि 2-3 किलोमीटर के 25 से 30 हजार रुपए ले लेते हैं वो लोग। तो जो गरीब आदमी हो वो क्या करे। अब इस ऑटो वाले को लगा कि मैं कैसे जनता की सेवा कर सकता हूं, तो इसने अपने ऑटो रिक्शा को ही एम्बुलेंस बना दिया है। ऑक्सीजन की व्यवस्था है। आपको मिलवाते हैं इस ऑटो रिक्शा वाले से, जरा सुनिए इसके अंदर का क्या कितना जज्बा है मानवता की सेवा करने का, और ये जो ऑटो एम्बुलेंस है इसमें क्या क्या खूबियां हैं, कैसे ये सेवा दे रहा है। आइए आपको मिलवाते हैं इस ऑटो रिक्शा वाले से। ये आइडिया मैंने सोशल मीडिया पे देखा, व्हाट्सएप पे देखा और न्यूज़ चैनलों पे देखा कि कोई अपने बाप को कंधे पे ले आ रहा है, कोई अपनी माँ को कंधे पे ले आ रहा है, कोई ठेले पे ले आ रहा है, कोई रोड पे पड़ा हुआ है, उसको एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही। इस कारण मेरे पास ये आइडिया आया कि क्यों ना हम मानवता के लिए आगे आएँ और हम भी कुछ कर सकते हैं। तो मेरे आइडिया आया तो हम लोगों ने क्या करा, मैंने किया इसका एम्बुलेंस बना दिया जाए। तो हमने बीबी का एक लॉकेट था सोने का, वो बेच के हमने अरेंजमेंट करा, सिलेंडर लिया। सिलेंडर के बाद कुछ हमारे एक नरेश भाई हैं, उन्होंने घड़ी दी, इस ऑक्सीजन में घड़ी लगाई हम लोगों ने, इसको एम्बुलेंस बनाया।